फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग ड्रामा, जो यूनिट का नाम है उसके आज ड्रामा को एक्सप्लोर करेंगे। ड्रामा का नाम है बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमाला। इस चैप्टर के बारे में और इसका जो ड्रामा है, आज की वीडियो में हम वो पूरा का पूरा ड्रामा डिस्कस करेंगे। ड्रामा की मैंने एक वीडियो बनाई, पीडीएफ बना रखी है, ठीक है। इस पीडीएफ में मैंने पिक्चर्स को भी ऐड करा है, जिस पिक्चर्स के बारे में इस ड्रामा में बात किया गया है। सो वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। अभी तक मैंने यूनिट 3 के तक सारी वीडियोस कंप्लीट कर दी है। यूनिट 3 का पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है इंटरनेट पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जो हमारे ड्रामा में फर्स्ट सीन आता है, सीन का नाम है हाथमाला विलेज, ठीक है। तो 2 थीव्स केनाराम एंड बेचाराम आर बीइंग चेस्ड बाय 4 विलेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो चोर हैं, केनाराम और बेचाराम। ये भाग रहे हैं और 4 गांव वाले उनका पीछा कर रहे हैं टू स्केप देयर। उन्होंने अपने बचने के लिए और वर्थ जो भी उन्होंने काम करा, ठीक है। द थीव्स हाइड इन काउ शेड। जो भी चोर थे वो कहाँ छुप गए? एक गाय के, हम जहाँ पे गाय को रखा जाता है, काउ शेड कहा जाता है, गौशाला कहा जाता है, वहाँ पे वो छुप गए। ऑन बीइंग डिस्कवर्ड बाय हाउस वाइफ। और उसके बाद एक हाउस वाइफ ने, मतलब वहाँ की जो हाउस वाइफ है, उसने उन्हें देखा। दे स्टार्ट रनिंग अगेन। फिर वो हाउस वाइफ को देखते हाउस वाइफ ने चिल्लाया तो उन्होंने दोबारा भागना चालू कर दिया। एंड व्हेन कंसर्न जंप इनटू द रिवर। और आखिर में उन्होंने क्या करा? एक रिवर में, मतलब नदी में छलांग लगा दी। द विलेजर्स लीव देम अप फॉर डेड, ठीक है। जब विलेजर्स उसके वहाँ तक पहुँचे ना, नदी तक, तो उन्होंने देखा कि हो सकता है ये मर गया हो। उन्होंने सोचा दोनों मर गए होंगे, तो उन्होंने इसे वहीं पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये दोनों के दोनों वो चोर हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। ये काउ शेड है, यहाँ पे जो काउ दिखाई गई हैं, ये फोटोज़ में प्रॉपरली दर्शाया गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है विलेजर्स एज अ काउ इन काउ शेड। जो गाँव वाले हैं वो काउ ये जो आदमी है ये काउ का रोल प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह रोल प्रेजेंट कर रहे हैं गाय का। इंस्टेड ऑफ द प्लेस कार्ड अ सिंपल पेपर मास्क ऑफ काउ कैन ऑल्सो बी यूज्ड। यहाँ पे देखो काउ जैसे गाय लिखा गया है, तो यहाँ पे एक पेपर लगाया गया है कि पता चले कि ये क्या, कौन सा रोल निभा रहे हैं, ये गाय का रोल निभा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये यहाँ पे नदी की फ़ोटो दिखाई गई है, ठीक है। कैरेक्टर्स एज द रिवर। जो भी कैरेक्टर है वो रिवर का रोल निभा रहे हैं। इन द परफॉर्मेंस साड़ी, परफॉर्मेंस में किन का यूज़ किया जा रहा है? साड़ी का, हवा की लहर के लिए। देखिए ये जो सफ़ेद रंग की है ये साड़ी है, जो कि हवा की तरह, मतलब पानी की लहरों के रूप में दिखाई गई है। डिस्पिक्ट इन द रिवर बट द ओरिजिनल स्टेज डायरेक्शन 7 विलेजर्स स्टैंड इन 2 रोज फेसिंग ईच अदर मेकिंग द मूवमेंट ऑफ वेव्स, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल उसमें देखें तो यहाँ पे 7 लोग खड़े होंगे लाइन में और एक दूसरे का फेस देख के क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे का फेस देख के हवाएं, जो समुद्र की लहरें होती हैं, उनको बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो विलेजर्स हैं, ये 4 विलेजर्स हैं जो उसका पीछा कर रहे थे, ये यहाँ नदी के पास खड़े हैं और ये दोनों के दोनों यहाँ पे नदी में कूद चुके हैं, ठीक है। यहाँ सिंपली आप देख सकते हैं कि उनके हाथ दिख रहे हैं, पैर ऊपर है, तो विलेजर सोच रहे हैं कि ये मर गए। अब उसके बाद आता है सेकेंड सीन। दूसरे सीन में दिखाया गया है कि गार्डन इन अ न्यू लैंड साउंड ऑफ बर्ड्स। अब ये दोनों क्या करते हैं? एक नई जगह पे उठते हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि ये दोनों के दोनों नई जगह पे उठते हैं। केना एंड बेचा वेक अप इन अनफेमिलियर सराउंडिंग ऑफ टू द कॉल ऑफ वर्ड्स एंड कैन नॉट बिलीव एज दे आर स्टिल अलाइव। अब दोनों के दोनों एक ऐसी जगह पे उठते हैं जहाँ से वो अनफेमिलियर है, अनजान है, और उनके आसपास की जो साउंड है वो चिड़ियाओं की आवाज़ की साउंड है, ठीक है। चिड़ियाँ चहचहाट कर रही हैं। दे टेक शॉक ऑफ देयर बेरिंग्स एंड सी स्मोक इन डिस्टेंस। अब वो क्या करते हैं? जब वो उठते हैं और तो देखते हैं, शॉक हो जाते हैं एकदम से। फिर वो देखते हैं थोड़ी दूर तक, उन्हें क्या दिखता है? स्मोक, मतलब धुंध दिखाई देती है। दे रियलाइज दैट इज़ नॉट हाथमाला एज दे आर इन द मिडसेट ऑफ लवली गार्डन। अब ये क्या करते हैं? ये सोचते हैं कि इन्हें पता चल जाता है कि अब ये हाथमाला में नहीं है, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि हाथमाला की जगह तो है नहीं। उसके बाद वो देखते हैं तो वो एक लवली से गार्डन के बीच में होते हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग, वो चलना चालू करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक। अब जिस तरफ कोहरा है वो कोहरे में चलना चालू करते हैं और चलते रहते हैं। बट आर फेयरफुल टू गेटिंग कॉट। अब उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं गांव वाले आके उन्हें पकड़ ना ले। वो 4 गांव वाले जो उनका पीछा कर रहे थे, ठीक है, फर्स्ट सीन में, कहीं वो आके इन्हें पकड़ना। दे आस्क आ पासर बाय वेयर दे कैन फाइंड वाटर टू ड्रिंक।
अब वहाँ से एक व्यक्ति निकल रहा होता है, ठीक है, उसे पासर कहा जाता है। पासर से वो पूछते हैं कि यहाँ पे पानी पीने की जगह कहाँ पे है, वो पानी पीने के लिए कहाँ ढूंढ सकते हैं। दे आर टोल्ड दैट वाटर वुड बी अवेलेबल इन द टाउन बट दे कैन मीन वाइल क्विंच देयर थ्रस्ट बाय ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर अवेलेबल नियर बाय। अब वो जो व्यक्ति है वो उन्हें बताता है कि जो पानी है पीने लायक वो तो गांव के मतलब टाउन में है, बट अगर आपको अपनी प्यास बुझानी है, थ्रस्ट बुझानी है, तो वो आप क्या पी के बुझा सकते हैं अपनी प्यास नारियल पानी पी के बुझा सकते हैं, ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर। और ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये थोड़ी सी दूरी पर ही कोकोनट वाटर अवेलेबल है। अब यहाँ पिक्चर में हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि ये ट्रीज दिखाए गए, ये सारे के सारे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पेड़ का रोल निभा रहे हैं, ठीक है, पेड़ का रोल निभा रहे हैं, दिखाते ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रीज है। उसके बाद आता है, हम नेक्स्ट सीन में आते हैं, सीन नंबर 3, एन ओल्ड वुमेन सिटिंग अंडर कोकोनट ट्री। जो एक बूढ़ी व्यक्ति है, औरत है, ठीक है, वो एक कोकोनट ट्री के नीचे बैठी हुई है, क्या, कोकोनट सेल्स करने के लिए। द ओल्ड वुमेन ऑफर कीना एंड बेचा ग्रीन कोकोनट। कीना आस्क फॉर ओल्ड वुमेन प्राइस ऑफ द कोकोनट, ठीक है, तो वो बूढ़ी औरत कीना और बेचा दोनों चोरों को क्या करती है, कोकोनट वाटर ऑफर करती है। तो दो जो उसमें से एक है, ठीक है, तो कीना पूछता है उससे कि औरत से कि कोकोनट का प्राइस क्या है। शी सिंपली रिप्लाइज एज मच एज यू कैन ड्रिंक। अब वो रिप्लाई देती है कि तुम जितना पी सको उतना। शी डजेंट अंडरस्टैंड देयर क्वेश्चन एंड देयर डोंट अंडरस्टैंड हर आंसर, ठीक है, वो औरत जो है, बूढ़ी औरत, वो उनका क्वेश्चन नहीं समझ पाती, और ये दोनों जो है कीना और बेचा, वो उनका आंसर नहीं समझ पाते। दे प्रिटेंड टू हैव लेफ्ट द वॉलेट एट होम एंड प्रॉमिस टू गिव हर कैश एट द नेक्स्ट डे। अब वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे उस औरत से बोलते हैं कि हम अपना वॉलेट मतलब पर्स घर पे भूल आए हैं, अब वो कल आके उसकी कैश पेमेंट कर देंगे। द ओल्ड वुमेन इज़ कन्फ्यूज्ड बाय द वर्ड कैश। ओल्ड वुमेन व्हाट कैश, ठीक है, जब वो कैश शब्द का यूज़ करते हैं वर्ड का, तो ओल्ड वुमेन कन्फ्यूज हो जाती है कि कैश होता क्या है आखिर। सो वो कहती है व्हाट कैश, क्या कैश। हैश ऑन डिड दे से शैस और ऐश गॉड नोज, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन होता है कि बीच में वो कहता है व्हाट कैश, वो कहता है श, ऐसे करता है हैश। ऑन डिड दे से जब वो कहते हैं सैश और ऐश, अब वो बूढ़ी औरत कहती है गॉड नोस, भगवान जानते हैं, बस हमें कुछ नहीं पता। इस तरह से वो भगवान के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ को दर्शाया गया, ये जितने भी व्यक्ति हैं ये कोकोनट ट्रीज़ है, ठीक है, ये सब के सब कोकोनट ट्रीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ ज़मीन पे बैठे हैं, ये जैसे कि, तो ये हैं। अब इसके बाद आते हैं हम सीन नंबर 4 में। अब यहाँ पे बताया गया है कि टावर हाउस गार्डन फॉर्च्यून एंड गेट्स। So Kena and Becha enter the town. Since they are scared to getting caught, they ask to passer by the location of the police station. अब केना और बेचा टाउन में एंटर होते हैं। अब टाउन में एंटर होते हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं गांव वाले उन्हें पकड़ ना ले, इसीलिए वो क्या करते हैं, दो व्यक्तियों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस की लोकेशन कहाँ पे है, पुलिस। इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग नियर इट दे आर टोल्ड दैट देर इज़ नो प्लेस कॉल्ड नोन एज पुलिस, ठीक है। अब वो उनको इग्नोर करने के लिए क्या कहते हैं, कह देते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे इस नाम की कोई जगह ही नहीं है। अनेबल टू डाइजेस्ट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कीना ट्राइज बट द सिनोनिमस पर्सन जेल एंड डीगन्स। अब यहाँ पे क्या करता है, कीना क्या करता है, सोचता है कि अब इन्हें पुलिस स्टेशन का नहीं पता, तो हो सकता है इन्हें किसी और नाम से पता हो, जैसे कि जेल हो गया, प्रिजन हो गया, या फिर ड्यूजेंस हो गया। इस तरह के शब्दों का वो यूज़ करके पूछने की कोशिश करता है कि आखिर पुलिस स्टेशन है कहाँ। सो ड्यूजेंस टू मीन लंच यॉन एंड डायरेक्ट कीना एंड बेचा टू इटी। अब वहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ये लंच के लिए पूछ रहे हैं, तो वो उन्हें रास्ता बता देता है। एंड डायरेक्ट, अब वो क्या करते हैं, कीना और बेचा को बता देता है टू ईटर, ईटर की जगह बता देता है। कीना सेज माई गॉड वी हैव कम टू अ कंट्री ऑफ इडियट्स। अब यहाँ पे कीना कहता है कि हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं, ओ माई गॉड, हे भगवान, हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे इडियट्स की कंट्री है, मतलब पागलों का देश है। वो इस तरह उनको बताता है। दिस इज़ हाईली आयरनिकल कमिंग फ्रॉम अ थीफ, ठीक है। अब वो बता, ये काफ़ी ज़्यादा आयरनिकल कमिंग है, मतलब उनकी जो सोच है वो इस तरह की बताई गई है यहाँ पे कि वो कहते हैं हम एक ऐसी कंट्री में आ गए हैं जो इडियट्स की है। इसके बाद इंस्टेड ऑफ बीइंग रिवील्ड दैट देयर इज़ नो प्लेस स्टेशन और अ प्रिजन, कीना थिंक दैट
एज द लैंड इज़ फुल ऑफ इडियट्स। अब कीना सोचता है कि यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, प्रिजन नहीं है, मतलब जेल नहीं है, तो यहाँ पे अब ये जो जगह है ये फुल ऑफ इडियट्स की जगह है, सब के सब पागल रहते हैं यहाँ पे। दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईटरी, ठीक है। अब वो एक खाने की जगह पे, जैसे हम हिंदी में ढाबा भी कह सकते हैं, तो वो एक ऐसी जगह की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड सिंस दे हैव नो मनी डिसाइड टू फूल द ईटरी ओनर जस्ट एज दे थिंक दे फूल द ओल्ड वुमन। अब उनके पास पैसा तो होता नहीं है, जब वो चलना शुरू करते हैं सोचते हैं हमारे पास पैसा है नहीं। अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो ओनर है, मतलब ढाबे का जो ओनर है ईटरी का, हम उसे फूल बना देंगे जैसे कि हमने उस औरत को फूल बनाया, ठीक है। जय एज ए ओल्ड वुमेन, जैसे उन्होंने उस औरत को फूल बनाया वैसे ही वो क्या करेंगे, इस आदमी को भी फूल बना देंगे। अब यहाँ पिक्चर नंबर 5 में बताया गया है, टाउन इज़ मेड हाउस गेट फॉर्च्यून्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाउन बताए गए हैं, हाउस गेट्स को दर्शाया गया है। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हाउस का रोल निभा रहे हैं, जैसे कि ये कुछ गेट्स का रोल निभा रहे हैं, तो ये सब इनके अपने अपने रोल हैं। अब इसके बाद वो पहुँचते हैं इटरी पे, ठीक है, वह जगह जहाँ पे वो खाना खा सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे म्यूज़िक दिखाया गया है वहाँ पे वो म्यूज़िक साउंड आ रही है। इन द eatery 2 men are serving the food and 1 man is doing supervision। अब ईटरी में 2 व्यक्ति क्या करते हैं, खाना बांट रहे होते हैं और एक व्यक्ति उनका खाना देख रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कीना एंड बेचा हैव अ सिमटेनियस मील कंप्लीट विथ फिश एंड स्वीट डिश। अब दोनों के दोनों कीना और बेचा चोर जो हैं वो अपना खाना पूरा करते हैं मछली और स्वीट डिश के साथ। कीना एंड बेचा नोटिस दैट द पीपल आर ईटिंग एंड लिविंग विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट फॉर फूड। कीना और बेचा दोनों देखते हैं कि जो भी व्यक्ति उस ढाबे पे आके ईटरी पे आके खाना खा रहा है बट वो कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहा, वो बिना पेमेंट करे ही चला जा रहा है। तो सुपरवाइज़र, इफ़ ही इज़ द ओनर ऑफ द शॉप, द सुपरवाइज़र रिप्लाइज, इट्स एवरीवन बिलोंग्स टू एनीवन हु ईट्स हियर। कीना एंड बेचा आर इन फिक्स। अब इफ़ ही इज़, अगर वो जो सुपरवाइज़र है, अगर वह शॉप का ओनर है, तो सुपरवाइज़र रिप्लाई देता है कि ये जो ईटरी है, ये जगह है, ये सबके लिए है, यहाँ पे कोई भी आके खा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई पैसों का या फिर इश्यूज़ नहीं है, मनी इश्यूज़। अब यहाँ पे कोई भी आके फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकता है, ये सबके लिए ओपन है। दे कुड नॉट स्लिप आउट एंड हाउ दे आर फेस टू फेस विद द सुपरवाइज़र एंड हैव नो मनी टू पे हिम। अब दोनों के दोनों सुपरवाइज़र की आंखों के सामने होते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता, तो द सुपरवाइज़र मेक नो रेफरेंस टू मनी। अब यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है खाना खाने के बाद उनसे ये नहीं कहता कि आप पेमेंट करिए, इंस्टेड आस्क फॉर देम नेम टू एंटर इन द लॉजर। कीना टेल्स हिम दैट दे विल पे एट द एंड ऑफ द मंथ। द सुपरवाइज़र लाइक द ओल्ड वुमेन से पे व्हाट पे। यहाँ पे है कि जब वो खाना खा लेते हैं और सुपरवाइज़र उनसे पेमेंट के लिए नहीं कहता, ठीक है, तो इंस्टेड आस्क फॉर देयर, उनका नाम पूछता है, टू एंटर इन लॉजर। अब वो जब एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति आके खाया, किसने कितना खाया, ठीक है, तो यहाँ पे सुपरवाइज़र उनका नाम पूछता है लिखने के लिए। तो कीना टेल्स हिम दैट दे विल पे एट द एंड ऑफ द मंथ। अब यहाँ पे कीना कहता है कि हम जो भी पेमेंट है वो महीने के एंड पे पेमेंट करेंगे। द सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र है वो भी ओल्ड वुमेन की तरह करता है, पे व्हाट पे। यहाँ पे अब पे नाम का शब्द का भी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे मनी जो है, पैसे का तो कोई इशू है नहीं, तो यहाँ पे पे नाम के शब्द का यूज़ ही नहीं किया जाता। कीना एंड बेचा आर इन्फॉर्म्ड दैट डिनर इज़ सर्व्ड बिटवीन 8 to 10 PM, ठीक है, 8 से 10 के बीच में उन्हें बता दिया जाता है कि डिनर होता है यहाँ पे। दे आर ऑल्सो टोल्ड दैट देयर इज़ अ बिगर ईटिंग प्लेस इन द सेंटर ऑफ द टाउन विच इज़ ओपन एट ऑल नाइट। अब जो सुपरवाइज़र होता है वो उन्हें ये बता देता है कीना और बेचा को कि टाउन के बीच में सबसे बड़ी खाने की जगह है, मतलब एक बड़ी जगह है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और वो पूरी रात खुला रहता है। कीना डिसाइड टू स्टील द प्लेट्स फ्रॉम द ईटरी विच अकॉर्डिंग टू हिम वुड बी फीच एटलीस्ट 25 रुपीज़। अब कीना ये सोचता है कि अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वहाँ उस जगह पे और वहाँ से प्लेट्स जो होती हैं खाने की प्लेट, उनको चोरी करेंगे और उनको चोरी करने के बाद बेचेंगे, तो एक प्लेट तकरीबन 25 रुपये की बिक जाएगी, ठीक है। तो उससे उनके पास कुछ पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि ईटरी एक प्लेस है, ठीक है। ईटरी के बारे में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग सर्व भी कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। इसके बाद हम आते हैं सीन नंबर 6 में। अब यहाँ से थोड़ा ड्रामा लेंदी सा हो जाता है। फ्रूट स्टॉल ऑन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे एक क्या है, फलों की दुकान है जो कि कहाँ पे है, गली के एकदम स्ट्रीट में है। कीना एंड बेचा स्लिप फॉर अ वाइल। दोनों के दोनों चोर सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए।
एंड लेटर एक्सप्लोर द टाउन, और उसके बाद वो टाउन को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। बेचा इज़ अगेन हंग्री, जो बेचा है वो क्या होता है, दोबारा से भूखा हो जाता है। दे अप्रोच टू फ्रूट स्टॉल, अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं, अप्रोच करते हैं कि हम फलों को चोरी करेंगे और खाएंगे। देर इज़ नो वन एट द फ्रूट स्टॉल, अब फ्रूट स्टॉल पे तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ दुकान लगी होती है। एक्सपेक्ट पर्सन स्टैंडिंग ऑन द साइड हु गोज इन साइड, अब वहाँ पे एक साइड में एक व्यक्ति खड़ा था जो कि अंदर चला जाता है एक शॉप में। दे डिसाइड टू स्टॉल द फ्रूट, अब वो क्या करते हैं, फ्रूट को चोरी करने को डिसाइड करते हैं। जस्ट वैन कीना लिफ्ट द बंच ऑफ बनाना, अब तभी जब जो केना होता है वो क्या करता है, बनाना का एक बंच मतलब एक बनाने का सेट उठा लेता है। द पर्सन कम बैक, वो व्यक्ति बाहर आ जाता है जो अंदर गया था। कीना पुट्स बैक द बनानास, अब कीना क्या करता है, वो बनाना को वापस रख देता है। द शॉपकीपर ऑफर दैम मोर देन अ डोजन एंड स्टेप इनसाइड द शॉप अगेन, अब जो शॉपकीपर होता है वो उन्हें ऑफर करता है कि तुम बनाना ले सकते हो, ठीक है। बनाना लेने के लिए मतलब बनाने का जो पीस सेट होता है उसको लेने के लिए कहता है। जस्ट एज दे डिसाइड टू रन विद द फ्रूट द शॉपकीपर रिटर्न, अब जो शॉपकीपर होता है वो वापस आता है, ठीक है। जब वो सोचने कि अब हम बनाना लेके भाग जाएंगे, तभी शॉपकीपर वापस आता है एकदम से। शॉपकीपर आता है एंड देन रिटर्न विद द रिप जैक फ्रूट एंड आस्क देम टू गिव इट टू द डॉक्टर एट द क्लिनिक, अब वो अंदर से आता है क्या लेके, एक जैक फ्रूट लेके आता है, मतलब जो फलों की एक टोकरी सी लेके आता है एक तरह से। एंड आस्क देम, और उन दो से पूछता है, केना और बेचा से पूछता है कि क्या तुम ये टोकरी डॉक्टर के क्लिनिक पर दे सकते हो। ट्रू टू देयर, सच्चाई नेचर से, मतलब एक अच्छे नेचर से पूछता है कि क्या तुम ये टोकरी, ये फलों की टोकरी डॉक्टर के यहाँ दे सकते हो। दे डू नॉट गिव टू डॉक्टर द फ्रूट, इंस्टेड ईट एट देम सेल्फ बाय दिस टाइम, ठीक है। तो वो डॉक्टर को देने की बजाय वो फ्रूटों की टोकरी वो खुद ही खा जाते हैं। बेचा इज़ बिगिनिंग टू थिंक दैट इन दिस लैंड एवरीथिंग इज़ फ्री बट कैन नॉट बिलीव दैट सच अ थिंग इज़ पॉसिबल, अब बेचा सोचता है खाते खाते, ठीक है, शुरुआत में कि ये जो जगह है ये फ्री है, ये सबके लिए फ्री है ये जगह, बट कैन नॉट बिलीव दैट सच अ थिंग इज़ पॉसिबल, और वो ये सोचता है कि क्या ऐसी जगह सच में हो सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट आता है कि सीन नंबर 7 इटरी, सीन नंबर 7 पे आते हैं जिसका नाम है इटरी। आइए देखते हैं। इन दिस फ्रेज इन दिस इज परहैप्स दैट लॉन्गेस्ट सीन इन दिस प्ले, इस प्ले का सबसे लॉन्गेस्ट सीन है। कीना इज़ ईगरली वेटिंग फॉर मिडनाइट, जो कीना होता है वो वेट कर रहा होता है मिडनाइट के लिए, मिडनाइट आवर के लिए, टू एंटर द ईटरी एंड स्टिल द प्लेट्स, वो रात का वेट कर रहा होता है कीना कि हम रात को हो जाए तो हम क्या करेंगे, ईटरी में घुस के प्लेट्स को चोरी करेंगे और बेच के पैसा कमा लेंगे। द पीपल ऑफ द टाउन आर डांसिंग एंड सिंगिंग, जो टाउन के पीपल होते हैं वो गा रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं। लेट इन टू द नाइट माइट, और काफ़ी रात तक ये लोग कर रहे होते हैं। फाइनली व्हेन ऑल इज़ क्वाइट, जब सब कुछ शांत हो जाता है, कीना एंड बेचा स्टार्ट मेकिंग होल इन द बैक वॉल यूजिंग द पोकर, अब कीना और बेचा दोनों के दोनों क्या करते हैं, दीवार में गड्ढा मतलब होल बनाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द पोकर का यूज़ करके। बेचा गोज़ टू द फ्रंट टू सी इफ़ देयर इज़ समवन वॉचिंग देम, अब क्या करता है, कीना गड्ढा बना रहा होता है और बेचा गली के कोने पर या फिर उसके पीछे चला जाता है और वहाँ से ये देखता है कि क्या कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। एंड रियलाइज दैट दे नीड नॉट हैव टेकन द ट्रबल ऑफ मेकिंग द होल बिकॉज द डोर इज इटरी इज़ वाइड ओपन, अब वो रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पे जो जगह है उन्हें होल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब गड्ढा बना के परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो डोर है वो हमेशा ओपन रहता है तो वो अंदर जाके वहाँ से चोरी कर सकते हैं। दे कुड हैव सिंपली वॉकड इन एंड टेकन वट एवर दे वॉन्ट, वो सिंपली क्या कर सकते थे, वॉक करके अंदर जा सकते थे और चोरी करके जो भी मतलब जो भी लेना था वो ले सकते थे। सून दे आर डिस्कवर्ड बाय वन पर्सन, थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने उन्हें देखा। हु इज़ अमेज्ड एट द परफेक्ट होल मेड विद जस्ट टू थिन स्टिक्स, अब जो व्यक्ति होता है वो उन्हें देखता है और क्या करता है, एकदम से चौंक जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक परफेक्ट होल बना लिया था उस दीवार में जस्ट 2 स्टिक्स के बेसिस पे। बिकॉज थीफिंग इज़ एलियन टू दिस लैंड, क्योंकि ये जो चोर हैं ये एक तरह से एलियन होते हैं इस जगह पे। द पर्सन अज्यूम दैट दे आर आर्किटेक्ट्स टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, अब जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि ये जो व्यक्ति हैं कीना और बेचा ये आर्किटेक्ट है और दीवार में गड्ढा करके ये देख रहे हैं कि उसकी स्ट्रेंथ मतलब दीवार में शक्ति है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं।
ही इज़ सून जॉइंड बाय टू अदर्स, ठीक है, और वो दो व्यक्तियों को और लाता है और जुड़ जाता है उनके साथ. वट नन ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड इज़ द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग होल इन द मिडल ऑफ द नाइट. अब उसके बाद जब दो व्यक्ति आ जाते हैं तो उनके लिए ये नेसेसरी हो जाता है, मतलब कि एक तरह से ज़रूरी हो जाता है कि वो मिडल नाइट तक उसमें गड्ढा कर लें. दे देन अज्यूम दैट इट मस्ट बी अ गेम. अब वो ये लोग सोचते हैं कि ये एक गेम है. दैट द टू स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हाथमाला प्ले इन देयर लैंड, कि जो दो स्ट्रेंजर्स हैं वो अपने हाथमाला टाउन में ये गेम प्ले करते हैं. कीना ओन्स अप टू बीइंग अ थीफ एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू स्टील. अब यहाँ पे जो कीना है ओन्स अप, वो मतलब एक तरह का थीफ बताया गया है यहाँ पे कि जो होता है वो थीफ होता है. वाई इट इज़ नेसेसरी टू हिम टू स्टील, कीना के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो चोरी करे. ऑन हियरिंग द मैन फ्रॉम द न्यू लैंड डिसाइडेड दैट मस्ट बी अ डिजीज़. ठीक है, तो ये सोचते हैं व्यक्ति. कीना और बेचा के बारे में बताया गया यहाँ पे एक लाइन कि कीना, हाँ जी, कीना एक चोर है पर उसके लिए चोरी करना क्यों ज़रूरी है. ऑन हियरिंग, वो सुनते हैं ये सुनते हैं कि द मैन फ्रॉम द न्यू लैंड, जो व्यक्ति है नए लैंड से मतलब नई जगह से, डिसाइडेड दिस मस्ट बी अ डिजीज़ एंड द डॉक्टर मस्ट बी कंसुलेटेड, कि ये जो एक व्यक्ति है उसको बीमारी है और जो डॉक्टर है उसकी कंसुलेटेड कर सकता है, मतलब डॉक्टर से ठीक कर सकता है. द क्वेश्चन विच पजल हिम देम, जो एक क्वेश्चन आता है उनके दिमाग में जो उनको पजल में डाल देता है. वाई शुड समवन स्टिल समथिंग. अब वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई चोरी क्यों करेगा आखिर. व्हेन द सेम इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, जबकि यहाँ पे सब कुछ तो फ्री है. कीना डजेंट वांट टू मीट द डॉक्टर. अब जो कीना है वो डॉक्टर से मिलना नहीं चाहता. बिकॉज ही हैड अर्लियर ईटन द जैक फ्रूट मीट फॉर द डॉक्टर. अब थोड़ी देर पहले ही उन्होंने, मतलब कीना ने जो फ्रूट खाए थे वो डॉक्टर के लिए भेजे गए थे. वो डॉक्टर को तो मिले नहीं, तो कीना डर रहा था डॉक्टर से मिलने के लिए. इन दिस सीन वी फुल्ली अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑन विच द सोसाइटी इज़ बेस्ड. अब यहाँ पे बताया गया है कि एक फ़िलासफ़ी के बारे में बताया गया है जो कि इस सोसाइटी में यूज़ की जा रही है. मतलब एक ऐसी फ़िलासफ़ी जहाँ पे एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे किसी भी प्रकार की पैसे, पेमेंट, कोई भी शब्द का यूज़ नहीं किया जाता. सब कुछ यहाँ पे फ्री है. द पीपल इन दिस लैंड डू नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी ऑल थ्रू दे हैड हर्ड अबाउट इट इन द ग्रैंड मदर्स स्टोरीज ऑफ हाथमाला. अब उन्होंने बस ये सब सुना था हाथमाला की स्टोरी में. मनी इज़ यूजलेस हियर बिकॉज ऑल द थिंग्स विच आर बॉट यूजिंग मनी आर फ्रीली अवेलेबल टू द ऑल सिटीजन्स. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी मनी का वो नहीं है, एक तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है. और दूसरा, यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़फुल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए. इवन इफ कीना मैनेजेस टू स्टील द प्लेट्स वेयर एंड हाउ ही विल सेल देम फॉर मोर इम्पोर्टेंटली वाई वुड एनी वन बाय देम. ठीक है, अगर अब यहाँ पे बताया गया कि अगर कीना जो है अगर वो प्लेट चोरी कर भी लेता है तो वो उस प्लेट को कहाँ पे बेचेगा, ठीक है, कहाँ पे सेल करेगा, और कोई उस प्लेट को क्यों खरीदेगा जबकि सब कुछ यहाँ पे फ्री है. कीना एंड बेचा आर इन्फॉर्म्ड दैट द फूड, क्लॉथ, शूज, ऑर्डिनरी वॉचेस आर अवेलेबल एट द शॉप बट फॉर ज्वेलरी टू बी वॉर्न ऑन स्पेशल डेज. ठीक है, अब यहाँ पे कीना और बेचा को बताया गया कि खाना, कपड़े, शूज़ मतलब जूते, ऑर्डिनरी वॉचेस, हाथ में पहनने वाली वॉचेस आर अवेलेबल एट द शॉप. ठीक है, ये सब शॉप पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. बट जो ज्वेलरीज है वो आप कब पहन सकते हैं, ऑन अ स्पेशल डेज. बुक्स एंड पिक्चर्स दे मस्ट बी विजिटेड द लाइब्रेरी टू बोरो इट फॉर यूज़. ठीक है, अगर आपको बुक्स और पिक्चर्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई गई है. ठीक है, इस फोटो को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये व्यक्ति दीवार में होल बनाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, और ये जो लोग हैं ये दीवार का रोल निभा रहे हैं. कीना मेकिंग होल इन द वॉल, विलेजर्स आर द वॉल. जो गांव वाले हैं वो वॉल का रोल निभा रहे हैं और कीना वॉल में गड्ढा करने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद आता है मॉर्निंग ऑन द स्ट्रीट, बार्बर्स एंड शूज़ शॉप ऑन द वन साइड. अब सुबह के समय बार्बर मतलब बाल काटने वाली दुकान और शूज़ शॉप पे. कीना हैज़ डिसाइडेड टू रॉब द लाइब्रेरी फॉर गोल्ड. ठीक है, रॉब द लाइब्रेरी फॉर गोल्ड. अब वो लाइब्रेरी में क्या करेगा, चोरी करेगा. क्या, सोना. ही आस्क अ पासर बाय फॉर डायरेक्शन. अब वो एक जाने मतलब उसके पास से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, उससे पूछता है कि डायरेक्शन क्या है लाइब्रेरी की. द पासर
by who works in the library not only gives direction but also gives them information about the library। अब जो पार्सर जो मतलब व्यक्ति उनके साइड से निकल रहा था वो व्यक्ति लाइब्रेरी में काम करता है, ठीक है। दूसरा, उसने उस व्यक्ति ने उनको डायरेक्शन ही नहीं बताई बट उनको लाइब्रेरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। द लाइब्रेरी कीप्स ओल्ड पिक्चर्स, डिज़ाइंस, मैप्स, ट्रॉफिस, टेपेस्ट्री, मैन्यूस्क्रिप्ट, बुक्स। लाइब्रेरी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अंडर लॉक बिकॉज देर आर प्रीशियस एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ़ दे आर टोन और ब्रोकन। अगर उनमें से कुछ भी टूट जाता है इन चीज़ों में से तो वो दोबारा नहीं हो सकता अंडर लॉक, क्योंकि वो लॉक के अंदर रखी हैं। अगर उनमें से कुछ टूट जाता है वो दोबारा रिप्लेस नहीं होता है। गोल्ड एंड अदर ऑर्गेमिनेंट्स आर किप्ड ऑन ओपन स्लेब्स बिकॉज देर इज़ नो सच फेयर ऑफ डैमेज, ठीक है। जो सोना है और बाकी जो कीमती चीज़ें हैं वो क्या रखे जाते हैं, खुले में, ताकि अगर वो टूट जाए तो उन पर कोई डेंट लगने का वो नहीं होता। बुक्स इन दिस लाइब्रेरी आर मोर वैल्यूएबल देन द ऑर्नामेंट्स। जहाँ यहाँ पे जो किताबें हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, किन से, गहनों से। मोर ओवर पीपल इन दिस न्यू लैंड प्रेफर ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम फ्लावर ओवर गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो इस लैंड के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं मतलब ज्वेलरीज हैं उनको क्या करते हैं, फ्लावर से बनाने की कोशिश करते हैं, गोल्ड में, फ्रॉम फ्लावर्स ओवर गोल्ड। गोल्ड के ऊपर फूलों को से बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और बनाई भी जाती हैं। दिस इज़ टेलिंग रीमार्क ऑन द आइडिया ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स वैल्यू। अब ये यहाँ पे मार्केट इकोनॉमिक्स वैल्यू को बताते हैं ये चीज़ें। वैल्यू इज़ क्रिएटेड notation which depends entirely on demands and supply and also culture prescriptions। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पे वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू डिपेंड्स होती है। एंड ऑल्सो कल्चर प्रिस्क्रिप्शंस, जो वहाँ के कल्चर होता है उसके प्रिस्क्रिप्शंस पे भी ये बेस्ड होती है। ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स सिंपली आर दे हैव नो इंट्रेंसिव वैल्यू। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनका कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं। वैल्यू इज़ एट्रीब्यूट टू इट बाय द सोसाइटी। ये जो वैल्यू है ये एक सोसाइटी के द्वारा ही बनाई जाती है। विच प्लेस देम इन अ कैटेगरी ऑफ हाई एंड लो वैल्यू। और जो सोसाइटी होती है वही चीज़ों को बड़ी मतलब हाई वैल्यू में और लो वैल्यू में बनाती है। ऑर्नामेंट्स आर फॉर adornments and the primary concern therefore should be what is less or more beautiful and not what is more valuable in the market। जो यहाँ पे ऑर्नामेंट होते हैं, ज्वेलरी टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो कंसर्न करी जाती हैं, मोर वैल्यूबल होती हैं, मतलब उनकी वैल्यू कम होती है बट जो अदर चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और मोर ब्यूटीफुल एंड नॉट व्हाट इज़ मोर वैल्यूबल इन दिस मार्केट। यहाँ पे जो चीज़ें की वैल्यू ज़्यादा होती है वही होती है, पर अगर कोई चीज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, बट अगर कोई चीज़ यूज़फुल है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इफ़ द notation of value is removed from ornaments then all ornaments no matter what they are made to be would be on par। अगर यहाँ पे चीज़ों की वैल्यू हटा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ज्वेलरी हो या फिर कोई भी कीमती चीज़ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, अगर उसका यूजेस हटा दिया जाए तो। पीपल वुड चूज़ डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और जो व्यक्ति हैं यहाँ के वो उस चीज़ को अपने मतलब एक तरह से डिपेंड्स करते हैं उसी के ऊपर कि पीपल उस चीज़ को चूज़ क्या कहते हैं, चुनेगा या फिर नहीं चुनेगा, ठीक है, ये एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड्स होता है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट इन न्यू लैंड वेयर मार्केट फोकस बाय और सेल। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है कि नई जगह पे भी बाय और सेल डू नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, ये नई चीज़ है इन दोनों के लिए कि एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बाय और सेल का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। पीपल प्रेफर ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम कलरफुल। अब पीपल यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम कलरफुल, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें कलरफुल बनाते हैं फ्यूग्रेंट फ्लावर्स से। द लाइब्रेरी इज़ लॉक्ड एट 10 PM, ठीक है, जो लाइब्रेरी होती है वो 10 बजे बंद कर दी जाती है। टू कीप बुक लवर्स एंड स्कॉलर्स अवे, जो कि बुक लवर्स होते हैं और स्कॉलर्स होते हैं उनसे उन्हें बंद कर दी जाती है लाइब्रेरी, उनसे दूर करके। व्हेन कीना टेल बीचा
दैट दे शुड रॉब द लाइब्रेरी एट नाइट। जब कीना बेचा से कहता है कि हम लाइब्रेरी में रात को चोरी करेंगे, बेचा डजेंट सी द पॉइंट इन इट। ठीक है, जो बेचा होता है फिर वो उस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता। बेचा रेटलाइज सेइंग दैट ऑल दैट दे वांट इंक्लूडिंग गोल्ड इज़ अवेलेबल फॉर फ्री। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गोल्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। वो रियलाइज़ करता है बेचा कि यहाँ पे जो गोल्ड है वो फ्री है। मोreover, what is the use of stolen goods if they cannot sell them। ठीक है, और यहाँ पे फिर वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे चोरी करते भी हैं तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हें बेच नहीं सकते। बेचा इज़ बट केना इज़ एडमिनेंट। जो केना होता है वो इस बात को साफ मना कर देता है। दे गो फॉर बार्बर्स एंड गेट फ्री शेव्स। अब वो बार्बर की शॉप पे जाते हैं, वहाँ से फ्री में शेव कराते हैं। एंड देन गो टू शूज़ शॉप एंड गेट दैम सेल्फ न्यू शूज़। और वो एक शूज़ शॉप पे जाते हैं, वहाँ से नए जूते ले लेते हैं। आफ्टर दिस पॉइंट केना इज़ वेरी क्वाइट एंड थॉटफुल एंड रिफ्यूज़ टू मूव। अब जो केना होता है वो क्या करता है, को एकदम चुप हो जाता है और सोचने में लग जाता है। एंड रिफ्यूज़ टू मूव, और कहीं भी आने जाने से मना कर देता है। बेचा ऑन द अदर हैंड इज़ लाइक चाइल्ड हैप्पी विद ऑल द न्यू थिंग्स। अब जो बेचा होता है, जिसको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हमें चोरी करने की क्या ज़रूरत है, तो वो एक बच्चों की तरह रोल करता है। ऑल द न्यू थिंग्स, सब चीज़ों नई चीज़ों को देखकर। ही इवन विजिट द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में विजिट करता है। बोरो अ गोल्ड वॉच एंड डायमंड रिंग, वो वहाँ जाके एक बोरो करता है। क्या करता है बोरो, अब वहाँ जाके वो एक गोल्ड वॉच मतलब सोने की घड़ी को लेता है और डायमंड की रिंग को लेता है। कीना इज़ अनमूव्ड बाय बेचास हैप्पीनेस। और जो कीना होता है वो अनमूव्ड हो जाता है बेचास हैप्पीनेस को, जो बेचा होता है उसकी खुशी को देखकर। ही नीदर ईट फूड, वो फूड भी खाते हैं, नॉर मूव्स फ्रॉम द प्लेस, और फिर उस प्लेस से भी इधर उधर आते जाते रहते हैं। बेचा लीव्स अगेन, फिर बेचा उसे फिर छोड़ देता है। टू वॉच अ मूवी एंड रिटर्न अ लिटिल आफ्टर 10 PM। अब वो बेचा को कीना को छोड़ के बेचा मूवी देखने चला जाता है और 10 बजे के बाद वापस आता है। बाय नाउ इट सीम्स एज अ बेचा हैज़ नॉट ओनली अंडरस्टैंड द न्यू लैंड्स वे ऑफ लाइफ बट ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी टू एम्बेरस इट। अब बेचा आता है वापस अपनी हैप्पीनेस को, ठीक है, वो काफ़ी हैप्पी होता है क्योंकि एवरीथिंग इज़ फ्री। सो बट ही इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी टू एम्बेरस इट। अब वो यहाँ पे एम्बेरस होता है क्योंकि जो कीना है वो थोड़ा एम्बेरस होता है, तो बेचा भी एम्बेरस होता है। तो फैन कीना टेल्स बेचा दैट दे शुड नाउ गो एंड रॉब द लाइब्रेरी। अब जब वो कीना बेचा से कहता है कि चलो हम लाइब्रेरी को रॉब करेंगे, मतलब चोरी करेंगे, बेचा इज़ रिल्यूकुलेंट, मतलब वो साफ मना कर देता है। इसका शब्द का मतलब इस तरह का ही होगा, मैंने इसका मतलब देखा नहीं है। ही रिल्यूकुलेंस इनकरेज कीना enrages Kina, and he starts shouting and threatening Becha and the others who gather at the combination। अब जो बेचा कीना वो बेचा से कहता है कि चलो हम चोरी करेंगे, तो बेचा मना कर देता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। विद द जिमी एंड पोकर, अब वो जिमी और पोकर को लेके चलता है। ही ऑल्सो मूव्स हिज न्यू शूज़ एंड थ्रो ही देम, अब वो उनके न्यू जूतों को फेंक देता है। कीना इज़ एंग्री एट द थॉट दैट ऑल थ्रू एवरीथिंग इज़ देयर फॉर टेकिंग, और वो इस सोच में होता है कि जो सब कुछ है वो सब मतलब उन्हीं का है। नथिंग रियली बिलोंग्स टू हिम, बट जो भी कुछ होता है वो उनसे बिलोंग नहीं करता। हीज़ प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द ओनरशिप, अब जो उसकी प्रॉब्लम होती है वो होती है ओनरशिप की प्रॉब्लम। ओनरशिप की प्रॉब्लम का मतलब बताया गया है यहाँ पे कि वो चीज़ सबको यूज़ कर सकता है, बट कहना चाहता है कि वो चीज़ वो सिंगल पर्सन ही यूज़ करे। द सोसाइटी ऑफ हाथमाला एंड द एक्सटेंशंस आवर्स लेज so much premium on ownership that it comes the be all and all of our extensions. For Kena it is as if the extension is threatened because in this new land he cannot own anything at all। सो हाथमाला सोसाइटी में जो भी चीज़ें होती हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। बट ये यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसी बात पे जो केना होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, केना थोड़ा गुस्सा सा हो जाता है। ही इज़ ओवर पावर्ड बाय द पीपल हु पिन हिम डाउन, ये उन सब व्यक्तियों पर भी गुस्सा होता है जो उसे पिन हिम डाउन करते हैं। ओवर पावर्ड, उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा सा निकाल देता है।
एट दिस पॉइंट द डॉक्टर अराइव्स एंड इंटरवेंस। अब यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है एकदम से, ठीक है, और उनसे मिलता है। ही एक्सप्लेन टू कीना दैट ईच पर्सन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एवरीथिंग वर्क वेल इन द लैंड। अब यहाँ पे डॉक्टर आता है और डॉक्टर कीना को बताता है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति है वो अपने अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक है, मतलब जितना वो काम कर सकता है उतना ही काम करता है और उसके हिसाब से उसे पे मतलब ये लैंड फल फूल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ फ्री होता है, इसी का यही कारण है। बाय द एंड ऑफ द प्ले कीना डिसाइड टू वर्क एज अ बिल्डर एंड बेचा वॉन्ट्स टू ग्रो फ्लावर्स। अब यहाँ पे क्या करता है, कीना एक बिल्डर बनने की सोचता है और बेचा सोचता है कि मैं फूल उगाऊंगा। द प्ले एंड हियर विद सेलिब्रिटी सॉन्ग एंड डांसेस एंड एवरी वन जॉइन्स इन। सो ये दिखाया गया। अब यहाँ पे लास्ट फोटो है जिसमें बताया गया है कि पीपल ऑफ न्यू लैंड सिंगिंग एंड डांसिंग। यहाँ पे जो न्यू लैंड के लोग हैं वो सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको इसमें कोई गलती लगती है कि मैंने कोई गलती करी है तो आप उसको भी ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें जो ड्रामा है वो समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।